हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द 14th चैप्टर द गिफ्ट ऑफ मजाया रिटन बाय ओ हेनरी। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन एंड द समरी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट सेक्शन विच इज द ग्रामर सेक्शन, जिसमें हम वोकैबुलरी और राइटिंग पार्ट भी देखेंगे। So, the first question is way with words. Look at these idioms and colloquialisms related to money. Write what they mean and make sentences with them. तो आपको यहाँ पे जो idioms दिए हुए हैं और colloquialisms दिए हुए हैं। colloquialisms मतलब क्या होते हैं? कुछ words जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है hard up for money. Hard up for money का मतलब होता है greatly in need for of something, especially money. जैसे कि I'm hard up for money. I'm hard up for money मतलब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So how would you use it? Yeah, I actually gave her 10,000 because she was hard up for money. Or I need 5,000 because I'm hard up for money. Okay? So Anne was hard up for cash और hard up for money. इसको आप money भी लिख सकते हो, दोनों सही रहेगा. To pay the bills. Next क्या है? Have money to burn. अब ये जैसे अपनी मम्मा पापा बोलते नहीं है, हाँ पैसा तो जलाने के लिए होता है, इसके पास तो बड़ा पैसा है तो पैसा जला दे। बेसिकली हैव मनी टू बर्न का मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी। जैसे तो अगर आई डोंट नो आप लोगों की घर में आपने सुना है डायलॉग या नहीं सुना है, जैसे हम रिप्ड जीन्स खरीदते हैं या हम ऐसा कुछ टॉप खरीदते हैं जो हमारे पेरेंट्स के हिसाब से इट्स नॉट वर्थ दैट मच, तो एक डायलॉग आता है पीछे से, अरे ये तो पैसा फूक आया या इसने तो पैसा जला डाला। इसका मतलब दैट यू हैव स्पेंट योर मनी ऑन समथिंग विच वॉज नॉट एट ऑल वर्थ दैट अमाउंट। So I don't know what her job is, but she certainly seems to have money to burn. मतलब मुझे नहीं पता वो काम क्या करती है, लेकिन उसके पास पैसा फूकने के लिए बहुत है। मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जिसे वो unnecessary items पे खर्च कर देती है। The next one is strapped for cash. अब strapped for cash का मतलब होता है without any or very much money at the moment. Okay? विदाउट एनी और वेरी मच मनी एट द मोमेंट ऑफ ब्रोक। मतलब स्ट्रैप्ड फॉर कैश का मतलब कि तुम्हारे पास वेरी मच की जगह हम यहाँ लिखते हैं वेरी लिटिल। सो आपके पास या तो इस वक्त बिल्कुल पैसा नहीं है या बहुत ही कम पैसा है, मतलब यू आर टोटली ब्रोक। ब्रोक का मतलब है कि आप जो हो एकदम आप गरीबी रेखा के नीचे हो। सो द सेंटेंस इज माई ब्रदर ऑलवेज कंप्लेन्स दैट ही इज ट्रैप्ड फॉर कैश। मेरा भाई हमेशा एक ही चीज कंप्लेन करता है, तो मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, दैट आई एम स्ट्रैप्ड फॉर कैश मतलब आई एम ब्रोक। यार पाँच रुपये दे दे, यादी 50 रुपये दे दे, यादी 100 रुपीज दे दे, यार पेट्रोल डलवाना, यार आई एम स्ट्रैप्ड फॉर कैश। आई एम स्ट्रैप्ड फॉर कैश। ओके, पे थ्रू योर नोज। अब पे थ्रू योर नोज का मतलब होता है पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस। मतलब suppose there is a top or there is a denim or there is a book which costs 100 rupees, but for that to buy that you have paid 200 rupees. Now that is not a fair price at all. So इसका मतलब होता है like you paid through your nose. So they paid through the nose for the one-to-one intensive tuition. So उन्होंने अपने बच्चे को ट्यूशन दिलाने के लिए they paid through the nose मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा पे किया क्योंकि उन्हें one-on-one सेशन चाहिए था। अब है टू बी लोडेड। टू बी लोडेड मतलब बहुत है, लोडेड विथ मनी। सो हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब वेल्दी। सो शी लेफ्ट देम अ फॉर्च्यून एंड द फैमिली इज नाउ लोडेड। सो अब मैं अगर बोलूंगी लाइक यू नो व्हेन शी डाइड, लेट्स से व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, शी लेफ्ट देम अ फॉर्च्यून, उन्होंने बहुत सारा पैसा छोड़ा, एंड नाउ द फैमिली इज लोडेड मतलब अब फैमिली के पास काफी सारा पैसा है। Okay, add suitable suffixes to the words given in brackets to complete the sentences. You may have to change the form of the words. अब आपको यहाँ पे कुछ sentences दिए हुए हैं, already आपको यहाँ पे word दिया हुआ है, लेकिन आपको इस word का सही form use करना है so that it fits the sentence. Now, there should be no dash of the media if we want to encourage free speech in our country. अगर हम लोगों को चाहते हैं हम कि हमारी कंट्री में फ्री स्पीच हो, मतलब जिसको जो लगे वो बोल पाए, तो उसके लिए मीडिया का क्या नहीं होना चाहिए? मीडिया का सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। सेंसर का मतलब होता है एक तरीके से एक फिल्टर डाल देना, जहाँ पे आपने देखा होगा कभी कोई अब्यूज़ करता है तो उसमें बीप साउंड आ जाता है, कभी कोई गलत बात होती है तो मीडिया उसको ब्लर कर देती है। सो ये सेंसरशिप हटा देना चाहिए।
नेक्स्ट है द डैश बिटवीन द कार एंड द लॉरी शुक द एंटायर नेबरहुड। जो कार और लॉरी के बीच में जो टकराव हुआ उससे पूरा नेबरहुड हिल गया। अब कोलाइड करना मतलब टकराना, क्या हुआ? कोलिशन हुआ। इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? कोलिशन। ठीक है, अब है नेक्स्ट, डैश एंड डैश मेड हिम टेक अप एन ओवरसीज प्रोजेक्ट। डैश एंड डैश मेड हिम टेक अप एन ओवरसीज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब बहुत ज्यादा वो परेशान था, तो रेस्ट का हो जाएगा रेस्टलेसनेस, और बोर का हो जाएगा बोर्डम। रेस्टलेसनेस मतलब परेशान होना, बोर्डम मतलब बहुत ज्यादा आप जब मतलब आप फालतू हो और आप बहुत ज्यादा जो हो बोर हो रहे हो तो उसे बोर्डम कहते हैं। There was not enough dash space in the new house. नए घर में बहुत ज्यादा कौन सी स्पेस नहीं थी? स्टोर का क्या हो जाएगा? स्टोरेज। सो यहाँ हम नाउन फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, माउंटेनियर्स मस्ट हैव रिमार्केबल पावर्स ऑफ, एंड्योर करना मतलब सहन करना, सहन शक्ति को क्या बोलेंगे? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस। गुड डैश मस्ट बी द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस, सही तरीके से मैनेज करना, गुड गवर्नेंस मस्ट बी द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, हर मोस्ट डैश क्वालिटी इज हर कामनेस अंडर प्रेशर। उसकी सबसे मतलब प्रशंसा करने वाली, मतलब तारीफ करने वाली जो क्वालिटी है वो ये कि वो प्रेशर में भी बहुत रिलैक्स्ड रहती है। सो एडमायर करना मतलब तारीफ करना, तारीफ के लायक क्वालिटी मतलब एडमिरेबल क्वालिटी। द डैश सोल्जर्स पुश्ड बैक द इन्वेडर्स फ्रॉम द बॉर्डर। अब करेज मतलब आपके अंदर निडर होना, उनकी निडरता, जो सोल्जर्स की निडरता थी तो वो हो जाएगा द करेजियस सोल्जर्स। द करेजियस सोल्जर्स पुश्ड बैक द इन्वेडर्स फ्रॉम द बॉर्डर। अब है लुक एट दीज सेंटेंसेस, शी हैज सेव्ड एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स। उसके बाद द डिलिंगम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रीज ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। शी स्टूड स्टिल व्हाइल अ टीयर और टू स्प्लैश्ड ऑन द वॉर्न रेड कार्पेट। अब यहाँ पे इन 3 वर्ड्स को देखो, फॉर, ड्यूरिंग और व्हाइल। फॉर हम यूज करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में जहां पे हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया जाता, लाइक आई स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, लेकिन कब से कब तक, डू यू नो? नहीं। सो ये आएगा फॉर मंथ्स। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, फॉर, ड्यूरिंग एंड व्हाइल आर यूज्ड टू टॉक अबाउट टाइम। अब इसमें फॉर कब यूज होता है? जब हम टाइम की बात करते हैं, जब किसी एक्शन के लिए टाइम की बात करते हैं, ये हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम से फॉलोड होता है। मतलब फॉर मंथ्स, फॉर डेज, फॉर आवर्स। तो ये फॉर के बाद हमेशा आप एक पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हो, और ये जब आप कोई एक्शन की बात करते हो तब होता है। जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग की, सो ड्यूरिंग इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन पैरेलल इवेंट्स और एन इवेंट कनेक्टेड टू अ टाइम पीरियड। ड्यूरिंग क्या होता है? ये क्या इंडिकेट करता है? कनेक्शन बिटवीन पैरेलल इवेंट्स, 2 इवेंट्स जब साथ में चल रहे हैं। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, I was not sleeping, you were sleeping during the class। मतलब क्लास चल रही थी और मैं सो रहा था। ये 2 पैरेलल इवेंट्स एक साथ चल जब रहे होते हैं, उसको उस केस में आप ड्यूरिंग यूज करते हो। इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, और ड्यूरिंग के बाद हमेशा 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 एक नाउन आता है, जैसे ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग माई ट्रिप, ड्यूरिंग माई वेडिंग, वैसा। While talks about an action taking place simultaneously with another। While की बात हम तब करते हैं जब 2 एक्शन साथ में चल रहे होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें देखना है कौन सा क्या आएगा। फॉर, ड्यूरिंग एंड व्हाइल। देयर हैज बीन हैवी रेनफॉल इन द एरिया डैश सम टाइम नाउ। कुछ वक्त से काफी ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। अब यहाँ पे 2 पैरेलल चीजें नहीं चल रही हैं, तो ड्यूरिंग और व्हाइल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर सम टाइम नाउ। कुछ देर से काफी ज्यादा बारिश हो रही है। आई फेल अस्लीप डैश द कॉन्सर्ट। अब मैं कॉन्सर्ट के दौरान सो गया, जब कॉन्सर्ट चल रहा था तब मैं सो गया। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। ओके, शिल्पा प्रैक्टिस द गिटार डैश हर समर वेकेशन। अब शिल्पा ने प्रैक्टिस क्या किया? गिटार, जब उसके समर वेकेशन चल रहे थे।
जब उसके समर वेकेशन चल रहे थे, तो ड्यूरिंग, वाइल द समर वेकेशन नहीं बोलेंगे हम यहाँ बोलेंगे ड्यूरिंग द समर वेकेशन उसने अपना गिटार भी प्रैक्टिस किया। दो पैरेलल चीजें चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आई फेल अस्लीप डैश द लॉन्ग ड्राइव। अब मैं सो गया था, जब लॉन्ग ड्राइव चल रही थी तब मैं सो गया था। अगेन आप क्या यूज करोगे, आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राइव, ओके, वाइल द लॉन्ग ड्राइव नहीं आएगा। माई ब्रदर ऑलवेज सिंग्स डैश ही इज इन शावर। अब यहां पे देखो, माई ब्रदर ऑलवेज सिंग्स डैश ही इज इन शावर, वाइल ही इज इन शावर। माई ब्रदर ऑलवेज सिंग्स वाइल, जब वो शावर में होता है तब वो गाना गाता है। आई वेटेड फॉर अ ईयर आफ्टर माई एक्सीडेंट बिफोर रिज्यूमिंग डांसिंग लेसन्स। मैंने 1 साल तक वेट किया। आई वेटेड फॉर अ ईयर, ये अ ईयर नहीं होगा, ये एन ईयर होगा। आफ्टर माई एक्सीडेंट बिफोर रिज्यूमिंग डांसिंग लेसन्स। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक डैश एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करते टाइम मैं म्यूजिक सुनती हूँ, तो यहाँ आप क्या यूज करोगे, वाइल एक्सरसाइजिंग। इट इज बेस्ट टू कीप क्वाइट डैश मील्स। जब आप खाना खा रहे हो तब चुप रहना चाहिए। दो पैरेलल चीजें आ रही है। ड्यूरिंग मील्स मतलब उस दौरान चुप रहना चाहिए। द प्रेसिडेंट स्पीच वॉज परफेक्ट, शी मस्ट हैव प्रैक्टिस डैश डेज। प्रेसिडेंट की स्पीच परफेक्ट थी, उन्होंने काफी दिनों तक प्रैक्टिस करी होगी। ये टाइम पीरियड आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर डेज, ओके। अब आते हैं हम आगे। You know that a positive statement is followed by a negative question tag, while a negative statement is followed by a positive one. If the sentence has the verb to be or any other auxiliary verb, it is used in the tag. These people are poor, aren't they? अब ये question tag हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ग्रामर की वीडियोस में आपको question tag मिल जाएगा। अगर आप question tag magnet brains लिखोगे तो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको तो सारा लिस्ट इजीली मिल जाएगा विद एक्सरसाइजेस। सो नाउ हियर क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। क्वेश्चन टैग्स किसी चीज को अश्योर करने के लिए होते हैं, कॉन्फर्मेशन के लिए होते हैं, या बात को आगे बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि वो गया था, नहीं क्या, या फिर These people are poor, aren't they? इसमें हमेशा आपको दो चीजें देखनी होती है। एक तो ये कि आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नो, नॉट, नथिंग, ये अगर आ रहा है तो आपको पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आई एम स्वाति, आई एम अ टीचर, एंड आई नेगेटिव हो गया। यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आर यू। तो यहां पे आपने क्या देखा, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अंडरस्टूड। और ऑल्सो आप अपना यहाँ सब्जेक्ट देखते हो, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है पीपल, हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, सो इफ देयर इज अनदर मेन वर्ब इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे एक और चीज है कि मान लो आप लाइक आई टॉक, आई टॉक, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन टैग बनाना है तो वी विल यूज द मैजिकल वर्ड्स डू, डेड और डज, राइट। ये तीन मैजिकल वर्ड्स यूज करते हैं जो कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो ये पधारते हैं। तो ये हो जाएगा आई टॉक, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आई के साथ लगता है डू, और डू को नेगेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा डोंट आई, आई टॉक, डोंट आई। ओके, क्लियर। चलिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, बहुत सिंपल है, हमें इसमें टैग्स लगाने हैं। जॉन एंड रिया डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स, जॉन एंड रिया डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। पहली चीज, क्वेश्चन जो है आपका वो पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस है। भाई डू नॉट लिखा हुआ है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। अब एक और चीज है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है जॉन और रिया। जॉन और रिया दो लोग, प्लूरल, तो इसकी जगह आएगा दे, और डू नॉट का हो जाएगा डू दे, क्योंकि पॉजिटिव है, और आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन है एड विल रिटर्न होम टुनाइट, ऑल्सो रिमेंबर यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है। एड विल रिटर्न होम टुनाइट, अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। हमारा वर्ब है विल, विल का हो जाएगा वोंट, और एड एक सिंगुलर पर्सन है, एक मेल है, तो ये हो जाएगा वोंट ही, क्वेश्चन मार्क।
She could have bought a new car with all that money. वो इतने सारे पैसों से एक न्यू कार खरीद सकती थी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस पॉजिटिव है, आपका हेल्पिंग वर्ब है could, तो ये could का नेगेटिव हो जाएगा couldn't, और she आपका वर्ब मतलब सब्जेक्ट है तो हमने she लिख दिया। नेक्स्ट है I am so clever, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा नेगेटिव, एम का नेगेटिव हो जाएगा एंड और आई, एंड आई। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। They are not coming for the presentation. You like pop music a lot. He often comes late and they don't watch much sports on television. अब आपको यहाँ पे मैं आंसर्स बाद में बताऊंगी, पहले सिर्फ देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है और ये पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव, आर नॉट। अब आप बताओगे, यू सब्जेक्ट हो गया, यू लाइक पॉप म्यूजिक अलॉट, इसमें वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको मैजिकल वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, डू, डिड या डज। अब यू के साथ क्या आता है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। देन ही हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ही ऑफन कम्स होम लेट। अब यहाँ पे भी यू डोंट हैव अ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे भी आपको डू, डज या डिड यूज करना पड़ेगा। ही ऑफन कम्स होम लेट, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ही के साथ डू आएगा या डज आएगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। दे डोंट वॉच मच स्पोर्ट्स ऑन टेलीविजन, दे सब्जेक्ट हो गया और डोंट तुम्हारा वर्ब है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है सेंटेंस, नेगेटिव है। तो अब इसके आंसर्स आप लोग खुद से लिखोगे, आई विल शो यू आंसर्स, आप करेक्ट करोगे कि आपका आंसर सही था या नहीं था, ठीक है। सो हियर चेक दिस आउट, दे आर नॉट कमिंग नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा आर दे। यू लाइक पॉप म्यूजिक अ लॉट, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा डोंट यू। ही ऑफन कम्स होम लेट, नाउ हियर यू के साथ तो हमने यूज किया है डोंट, लेकिन ही के साथ हम यूज करेंगे डजंट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। दे डोंट वॉच मच स्पोर्ट्स ऑन टेलीविजन, ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव है, वर्ब है आपका डू, तो यहाँ पे आ जाएगा डोंट का ऑपोजिट हो जाएगा डू दे। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस में। हमें पता है फ्रेज क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं पाया जाता, या सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या तो दोनों ही नहीं होंगे। लेकिन और वो हमेशा मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, पार्शियल मीनिंग देते हैं। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, ये भी मीनिंगफुल होता है। क्लॉज में भी अब डिफरेंट टाइप के क्लॉज होते हैं, जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आपको मीनिंग देता है, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, जैसे कि इफ आई गो। अब इफ आई गो में आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, लेकिन अगर मैं गया तो क्या, इनकम्प्लीट हुआ ना। लेकिन आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो इसी तरीके से ये क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, a phrase can be converted into a clause in a sentence without changing its meaning. Look at the phrases in the following sentence. He seems to be a poacher. The gorilla's arrival was totally unexpected. अब इस sentences में ये जो phrase है, जैसे कि he seems to be a poacher, he seems, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, seems तुम्हारा वर्ब है, he seems what to be a poacher, तो ये तुम्हारा क्या है, a poacher, ये तुम्हारा फ्रेज है। तुम्हें इस फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट करना है, तो तुमने क्या बोला, यहाँ पे यू हैव रिटन इट सीम्स दैट ही इज अ पोचर, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, लेकिन अब ही इज अ पोचर हो गया ना तुम्हारे पास सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये अब एक प्रॉपर क्या बन गया, क्लॉज बन गया। सिमिलरली द गोरिल्लाज अराइवल वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, सब्जेक्ट क्या है, गोरिल्ला सब्जेक्ट है, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, अराइवल है, वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। टोटली अनएक्सपेक्टेड तुम्हारा फ्रेज है, इसको तुम्हें क्लॉज में कन्वर्ट करना है। सो नो वन एक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड की जगह मैंने नो वन हो गया सब्जेक्ट, एक्सपेक्टेड हो गया वर्ब, नो वन एक्सपेक्टेड दैट द गोरिल्लाज वुड अराइव। अंडरस्टूड? ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट दीज आर द क्वेश्चंस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इनको रीराइट करना है आफ्टर रिप्लेसिंग द क्लॉजेस दैट मीन द सेम। क्या करना है आपको, अंडरलाइन, पहले क्या करना है, क्लॉजेस। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। द फिल्म
which we were planning to watch is releasing today. The film which we were planning to watch. अब यहाँ पे ये है, ठीक है. अब then rewrite the sentences using replacing the clauses. तो अब आपको यहाँ पे phrases में convert करना है. The film which we were planning to watch is releasing today. अब इसमें कैसे चेंज करोगे? यहाँ पे हो जाएगा the film planned is releasing today. The film planned to watch और the film planned is releasing today, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट देना है या वर्ब देना है. आप दोनों दोगे तो ये क्लॉज हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो द अवेटेड फिल्म इज रिलीजिंग टुडे. The awaited film is releasing today. Next है while he was reading a book Robert fell asleep. जब वो बुक पढ़ रहा था रॉबर्ट सो गया. तो हमने क्या बोला? while reading Robert fell asleep. क्योंकि यहाँ पे जब while he was reading a book में यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये तुम्हारा वर्ब है, हमने हटाई दिया उसको. हमने सिर्फ बोला while reading Robert fell asleep. Next है I hope that I will finish my paper in time. So अब इसको हमने क्या बोल दिया? I hope to finish paper in time. I hope to finish paper in time. अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो ये फ्रेज बन गया. Everyone knows that he is an honest man. He is an honest man. इसको हमने क्या चेंज किया? Everyone knows about his honesty. The teachers expected that his performance will improve. The teachers expected an improvement in his performance. An improvement in his performance. Clear? अब आते हैं हम लास्ट में. Write a review of the story The Gift of Magi. Give your opinion on its strengths and weaknesses and state your reasons for liking or disliking it. अब यहाँ पे remember तुमको एक रिव्यू लिखना है. So हमने यहाँ पे जो रिव्यू लिखा है वो हम देख लेते हैं. This classic story by O. Henry shares the story of Jim and Della as they seek to show their love for each other in a special Christmas gift despite their party. ये जो क्लासिक स्टोरी है रिटन बाय ओ हेनरी, हम ये रिव्यू बता रहे हैं, ओके. सो जो क्लासिक स्टोरी है रिटन बाय ओ हेनरी, ये क्या शेयर करती है? इट शेयर्स द स्टोरी ऑफ जिम एंड डेला एज दे सीक, जैसे वो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को अपना प्यार बताने के लिए, इन अ स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट डिस्पाइट देयर पार्टी. उनकी गरीबी के बावजूद क्रिसमस में एक स्पेशल गिफ्ट के थ्रू वो एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं. Hard times have hit the Dillingham Young family. Dillingham Young family पे काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल समय चल रहा है. Earning only $20 per week, Jim and his wife Della can barely make ends meet and certainly can't afford to buy each other expensive gifts for Christmas. So जब उनके पास सिर्फ $20 पर वीक है, ऐसे में जिम और उसकी जो वाइफ है डेला, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है घर चलाना, तो वो एक दूसरे के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ले ही नहीं सकते. Despite this, they each want to find the perfect gift to show their love. इसके बावजूद वो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट गिफ्ट्स खरीदना चाह रहे थे ताकि वो बता पाएं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं. In a beautiful tragedy, each sacrifices something the other treasures in order to earn the money to purchase a gift. और ये जो स्टोरी है ये एक ब्यूटीफुल ट्रैजिक स्टोरी है जहाँ पे वो एक दूसरे की सबसे प्राइस पोजीशन को सेक्रीफाइस कर देते हैं इन ऑर्डर टू बाय समथिंग जो दूसरे को अच्छा लगेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. The author refers to them as two foolish children for doing so, but also describes them as wise for they understood the value of love and showing their love to each other. यहाँ पे ऑथर उनको फुलिश चिल्ड्रन भी बोल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया. एट द सेम टाइम वो उनको वाइज कह रहा है बिकॉज दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ लव, और वो एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने में कामयाब हुए. So that is it. This was the review of the story. I hope you understood it well. So guys, thank you so much for watching this video. I'll see you soon in my next video where we will start 15th chapter, which is another poem. Quite tricky, but yes, we'll do it. And also remember, as I told you, it is very easy to find all the videos on our website. जो हमारी वेबसाइट है वो है magnetbrains.com. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जाके एड्रेस बार में magnetbrains.com टाइप करना है. जैसे ही आप टाइप करोगे आपके पास ये जो है होम पेज आ जाएगा. Now
अब आप क्लास 1 में हो या क्लास 12 में हो या किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या यू वांट टू सी द एनसीईआरटी एग्जाम प्लस वन शॉर्ट रिविजन या एक्स्ट्रा लर्निंग, वॉट एवर यू विश टू डू, ऑल यू हैव टू डू इज आपको टैप करना है इस पे, ठीक है। टैप करने के बाद आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। सपोज यू विश टू स्टडी क्लास 8 का इंग्लिश, सो आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास चैप्टर वाइज पूरे वीडियोस आ जाएंगे। अब इसमें से आपको चैप्टर वाइज में भी यूनिट रहेगा, उसमें भी ये रहेगा कि आपको समरी पढ़नी है या आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं या एक्सप्लेनेशन देखना है। सो यू विल ओनली क्लिक ऑन द वीडियो एंड देन द वीडियो विल स्टार्ट। इस तरीके से आप अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट ऑन यूट्यूब। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नो, आपके पास एक साथ बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, समटाइम्स नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलता। जैसे ग्रामर में भी आपके पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो फाइंड आउट करने की जगह ऑल यू हैव टू डू इज गो हियर ऑन द वेबसाइट और सब कुछ आपके लिए एकदम सर्व्ड रहेगा, लाइक प्रॉपरली सर्व्ड। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वेल एंड यू लाइक द वीडियो, देन you have to do something, that is like this video and then subscribe to our channel and share this video with your friends. Take care of yourself. Bye. I'll see you soon.